तो कल हम लोगों ने सर लास्ट क्लास में कवर अप किया था कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, वो हमने देखा था। उसके बाद सर इन्वेंट्री की वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अगर रॉ मटेरियल है तो उसको तो हम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, पर कब करते हैं, जो उस रॉ मटेरियल से बना हुआ फिनिश गुड्स है वो अगर उसकी कॉस्ट या कुछ से ऊपर पे बेचा जाएगा तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कॉस्ट पे की जाएगी, अदरवाइज रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे की जाएगी। बट मैंने फिर आपको बताया था कि रॉ मटेरियल वाला पार्ट इतना आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अब उसके बाद सर रॉ मटेरियल के बाद में क्या बचता है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए बचता है WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। एक बचता है हमारे फिनिश गुड्स। और ट्रेडर के लिए कोई रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स जैसी कोई चीज नहीं होती। ट्रेडर के लिए तो एक ही स्टॉक होता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। कौन क्या होता है? स्टॉक इन ट्रेड। तो कल मैंने आपको बताया था कि सर WIP हो या फिनिश गुड्स हो या स्टॉक इन ट्रेड हो, ट्रेडर के लिए वैल्यूएशन कैसे की जाती है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट में क्या क्या आता है, कमोन सर, कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट में आता है सर कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। ठीक है। एनआरवी का मतलब क्या होता है सर? एनआरवी का मतलब होता है ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू, कितने में बेच सकता हूं, माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने में कितना पैसा लगेगा, अगर WIP है तो उसको बनाने में भी कितना पैसा लगेगा, तो माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो हमारे पास में आ जाती है एग्जैक्ट NRV। और सर हम कॉस्ट और NRV को जो भी लोड होता है उस पर इन्वेंट्री को अल्टीमेटली वैल्यू कर देते हैं, ये हमने पढ़ा था। अब सर कॉस्ट में क्या क्या आता है ये तो पढ़ लिया, अब कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, डिटरमाइन की जाती है। ठीक है, तो उसके भी मेथड्स होते हैं अलग अलग। उसमें भी कल मैंने आपको बताया था देयर आर टू मेथड्स। एक तो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक होता है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। फिर आपको मैंने ये भी बताया था कल कि हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 5 मेथड है। कौन कौन से? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, उसके बाद है सर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके बाद है सर लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में है उस सबसे पहले बेचेंगे। ओके सर। उसके बाद में सर आएगा हमारे सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज करना है प्राइस का, और एक है सर वेटेड एवरेज करना है प्राइजेस का। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स थे कॉस्ट का पता लगाने के लिए। कम किसका पता लगाने के लिए? कॉस्ट का पता लगाने के लिए। उसके बाद सर हमारे पास में नॉन हिस्टोरिकल मेथड में भी 2 थे, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और एक था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। हेलो, एक था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो आज हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं फाइनली स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल देता हूं आपको, सबसे रेलेवेंट एग्जाम्पल, सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल देता हूं। मान लेते हैं कि आपकी एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप है। हैंडीक्राफ्ट समझते हो? या एंटीक आइटम की शॉप है। एंटीक आइटम समझते हो? जो कलेक्टिबल आइटम्स होते हैं। वो हिस्ट्री टीवी देखते हो आप, उसमें सीरियल आता है एक, ठीक है, वहां पे कोई मतलब अपनी कोई चीज बेचने के लिए आता है, कोई माइकल जैक्सन का सिग्नेचर कुछ बेचने के लिए आता है, एंटीक आइटम होता है। बेसिकली कोई पुरानी विंटेज कार है, कोई पुरानी विंटेज कोई चीज है, कोई आर्मी में या कोई मान लो युद्ध में यूज की गई मान लो कोई चीज है, कोई मान लो कोई राइफल है, कोई पुरानी चीज, कोई कलेक्टिबल 40 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, 2 साल पुरानी। हाथी के दांत हैं, कलेक्टिबल आइटम होता है ये। हाथी के दांत जो होते हैं ना जी, कलेक्टिबल आइटम है, बिलीव मी। और बहुत ही महंगे आइटम है और इलीगल है, मतलब आप उसको रख नहीं सकते अपने पास में, ये मान लो। और बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है। हाथी के दांत होते हैं दिखाने वाले दांत कुछ और खाने वाले कुछ और, तो वो दिखाने वाले दांत बिकते हैं। वो दिखाने वाले दांत नहीं होते हैं, आगे आगे निकले रहते हैं जो, वो बिकते हैं दांत। मेरे मतलब कोई थे रिलेटिव, उनके पास में हाथी के दांत की बनी हुई स्केल और पूरी वो ज्योमेट्री थी। बहुत ही कलेक्टिबल चीज थी वो। तो ऐसे शौकीन होते हैं दुनिया के अंदर, ठीक है, अलग अलग चीजों के शौकीन होते हैं। पेंटिंग, इस आर्टिस्ट ने बनाई हुई पेंटिंग, 60 साल पहले की बनाई हुई पेंटिंग, उस समय बनाई हुई पेंटिंग, कोहिनूर का हीरा, कलेक्टिबल है, हालांकि वो बिकता नहीं है, कलेक्टिबल है चीज, कलेक्टिबल है। शहनशाह मूवी में पहना हुआ अमिताभ बच्चन का सूट, कलेक्टिबल है। वर्ल्ड कप में यूज किया हुआ सचिन तेंदुलकर का बैट, कलेक्टिबल आइटम है। अरे समझ रहे हो? वर्ल्ड कप में पहनी गई जर्सी। अच्छा, वर्ल्ड कप का जो छक्का लगाया था धोनी ने 2011 में, वो छक्का किधर गिरा, वो सिक्स किधर गिरा भाई साहब, वो सीट कलेक्टिबल। अब वो सीट उखाड़ के देंगे नहीं, बट उसका स्टैंड बना दिया उन्होंने कि ये सीट थी जहां पे वो सिक्स लैंड किया था। बताओ, बताओ आप, मतलब दुनिया में क्या चीज है, मतलब सोचो आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कलेक्टिबल है, हालांकि उसका अभी कोई सेंस नहीं है। महाराजा किसमें सिगरेट पिया करते थे? अच्छा, वो पिया करते थे, वो है भी नहीं, बट मैं लूंगा वो चीज।
फील है, कलेक्टिबल है, बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अलग अलग चीजें आप देखोगे ना, राजा महाराजों के पास में एक शौकीन वाली चीज होती है। अब ये तब आती है जब लग्जरी में रहते हो आप, ये लग्जरी आती है तब कलेक्शन करने की कोशिश आती है। तो आपके पास में बेसिकली एक हैंडीक्राफ्ट या एंटीक शॉप है जहां पे अलग अलग तरीके के आइटम है, किसी आइटम का दूसरे आइटम से कोई मेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सारे आइटम की, अगर आपकी शॉप पे 1000 आइटम है तो 1000 के 1000 आइटम की कॉस्ट अलग अलग है। हेलो, 1000 आइटम की 1000 आइटम की कॉस्ट अलग अलग है। आप कोई मार्बल का गोडाउन खोल के नहीं बैठे जहां पे एक ही तरह का मार्बल लगा हुआ है। हाँ, यहाँ पे एंटीक शॉप है, यहाँ पे हजारों तरीके के एंटीक आइटम आपके पास में है, समझ रहे हो। सब आइटम अलग अलग है, सबकी वैल्यू अलग अलग है। कोई 10,000 का है, कोई 20,000 का है, कोई 2 लाख का है, कोई 5 लाख का है, कोई 20 लाख का है, कोई 2 करोड़ का है, कोई 20 करोड़ का है। अलग अलग आइटम आपके पास में है, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास में मान लो 1000 आइटम है, ठीक है। आपने महीने भर में 4 आइटम बेचे, तो क्या वो 4 आइटम की कॉस्ट आपको मतलब स्पेसिफिकली पता होगी, या जो जनरल कॉस्ट है उसमें बेचा होगा आपने? यार स्पेसिफिकली पता होगा, आपने भी तो स्पेसिफिक कॉस्ट देके उस फलाना आइटम को परचेज किया होगा। जैसे उसके अंदर आता है, अपने सीसीटीवी पे शो आता है PAWN, पॉन स्टार, ठीक है। पॉनिंग बोलते हैं इसको, पॉनिंग। पॉनिंग का मतलब होता है, मतलब प्लेज रखते हैं ना अपन, जैसे कोई चीज गिरवी रखी अपन ने, तो अपन ने उससे कुछ पैसा ले लिया, तो पॉनिंग एक टाइप ऑफ फाइनेंस है, फाइनेंसिंग का टाइप है ये, ठीक है। इसके अंदर ये आप पढ़ोगे, फाइनेंसिंग में आप आगे आएगा, प्लेजिंग करना, प्लेज करना, ठीक है, ये सब आता है आगे। तो बेसिकली एक शो आता है बेसिकली, और शानदार शो आता है, मतलब बहुत बड़ा मजा आता है उसके अंदर। अलग अलग कलेक्टिबल आइटम्स लोग बाग लेकर आते हैं, ये फलाना खेले हुई चीज, फलाना खेले हुई चीज। तो कहने का मतलब आपके पास 1000 आइटम है, और मान लो आपने महीने भर में 4 चीज ही बेची, केवल 4 चीज ही, इतनी बिकती है। तो कलेक्टिबल आइटम और कितने बिकते हैं भाई? कलेक्टिबल आइटम कौन कलेक्ट करेगा? जो शौकीन होगा, जिसके पास में पैसा होगा, समझ रहे हो भाई। जिसके पास में पैसा है तभी तो वो ये सारे शौक पाल रहा है, आप समझो। तो वो शौकीन आदमी ही आते हैं मतलब कलेक्शन शॉप्स पे, ठीक है। तो बेसिकली 4 आइटम आपने बेचे, तो आपके पास में 4 आइटम बेचने के बाद कितने आइटम बचे? 1000 में से 4 आइटम्स आपने सेल कर दिए, कितने आइटम बचे? कम ऑन, 996 आइटम बचे। जो आइटम आपके पास में बचे हैं, क्या उनकी आपको सबको कॉस्ट पता है? अलग से, अलग से कॉस्ट पता है क्या? या सबकी एक ही कॉस्ट थी? जो आइटम 4 आपने बेचे उसकी भी एक ही कॉस्ट थी, जो बचे उसकी भी एक ही कॉस्ट थी? अरे सर, अलग अलग कॉस्ट थी। हेलो कम ऑन, अलग अलग कॉस्ट थी। तो जो 996 आइटम्स आपके पास में बचे हैं, उनकी जो कॉस्ट अलग अलग है, तो भैया अलग अलग कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो और कॉस्ट निकाल लो, सिंपल। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, क्योंकि हर चीज के दाम ही अलग अलग है, हर चीज के दाम ही अलग अलग है। और वैसे भी हमको तो निकालना क्या है? जो चीज हमने बेची उसकी कॉस्ट नहीं निकाल चाहता मैं, जो चीज नहीं बेची, हेलो, जो चीज नहीं बिकी, इन्वेंट्री, असेट, उसी की तो कॉस्ट निकालना चाहता हूं। क्योंकि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए कॉस्ट भी चाहिए और NRV भी चाहिए, और जो विचर इज लोअर होगा उस पर हम वैल्यू कर देंगे, तो कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना सर। तो कॉस्ट निकालने के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड ऐसी जगहों पे काम आता है। देखो रीड करते समझते हैं, कम ऑन। अच्छा, एक चीज और सुनना, सबकी कॉस्ट अलग अलग है तो सबकी NRV भी अलग अलग होगी। अरे, सबका आइटम बिकने का प्राइस भी अलग अलग होगा भाई साहब। कई शौकीन होते हैं, कई शौकीन होते हैं। अपने किशनगढ़ में ही एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है। तो उनके पास रिसेंटली मैं गया था डायमंड, छोटा सा डायमंड लेने। तो आजकल डायमंड आते हैं, फिर डायमंड जैसे दिखने वाले आजकल स्टोन्स भी आते हैं, ठीक है, बहुत सारे आते हैं, मतलब बहुत सारे, ठीक है। रियल डायमंड तो होता ही है आजकल, मतलब रियल जैसे दिखने वाले क्लोन डायमंड आते हैं, मान लो आप, ठीक है, बिल्कुल से पता ही नहीं पड़े पहना हुआ है आपने, तो लगे डायमंड ही पहना है, चमकता है एक नंबर, अलग लेवल पर। डायमंड डायमंड होता है, और डायमंड जो नहीं है वो पता लग जाता है जिसको पता होता है। तो उन्होंने दिखा, उन्होंने बात करी चाचा की खास, मतलब एक मतलब दोस्त जैसे ही हैं। तो बता रहे थे, बोले 2011-12 में एक सेट आया था मेरे पास में दुकान पे, तो वो पिताजी लेकर आए थे कहीं से। एग्जीबिशन लगते हैं ज्वेलरी के, बहुत खतरनाक शौक है ये, मतलब अलग लेवल मार्केट है, अलग धंधा है, ये इंडस्ट्री अलग है। तो ये जो पन्ना, हीरा, हेलो नीलम, ये स्टोन होते हैं ना जितने भी, इनका अलग मार्केट है, कलेक्टिबल मार्केट भी है और विश्वासी मार्केट भी है। जैसा ना, जिसको विश्वास होता है कि यार स्टोन पहनूंगा तो भाई मेरी किस्मत किस्मत एक लकी चार्म रहेगा, कहते ही है, ठीक है। तो उनको कोई मतलब बेसिकली उनके पास में कोई बेचने वाला आया था, पन्ने का सेट था, ओरिजिनल था, उन्होंने पूरा वेरीफाई करवा लिया। उन्होंने वो सेट को 3 लाख रुपए में लिया होगा, 2004 या 5 या 11-12 समथिंग की को बात है, 2004 या 5 जो भी ईयर था, मतलब 4 या 5 की बात मान लो। 3-4 लाख रुपए के अंदर उन्होंने उसको परचेज किया, ठीक है।
उनके पास में एक बंदा आया, जैसे अपन गए उनके पास में और अपन ब्रोकर हैं ऐसी चीजों के, अपन बिकवाते हैं ऐसी चीजें। तो मैंने बोला भाई साहब ये सेट कितने का दोगे? तो वो कितने का लाए थे? 3 या 4 लाख रुपए का सेट था। अब उनकी कोई कीमत नहीं होती है उसमें। सोना क्या है, ना के बराबर सोना मान लो आप। 2004 या 2005 में सोने का भाव क्या था आप समझो। आज तो भाव 62,000 रुपीज पर 10 ग्राम है। एक तोले का भाव बता रहा हूँ मैं आपको, 62,000 रुपए है आज की तारीख में। उस समय को इतने भाव थोड़ा थे भाई, 18-20 हजार रहे होंगे जो भी रहा होगा मान लो फॉर एग्जाम्पल। उसमें मेन जो कीमत थी वो पन्ने की कीमत थी, ठीक है। अच्छा पन्ना भी जमीन से निकलता होगा, स्टोन्स होते हैं वो कहां से निकलते होंगे? अरे जमीन से निकलते होंगे, इंसान ने तो बनाया नहीं। इंसान ने तो उसको बस उसको शेप करा है, तराशा है, हेलो कम ऑन, उसको शेप करके बनाया है, ठीक है। तो उसने इंसान ने थोड़ा बनाया स्टोन को। अच्छा इसकी भी माइंड से होती है, जैसे बाटे की माइंस होती है ना वैसे स्टोन की माइंस होती है, कम ऑन, ठीक है। तो स्टोन की माइंस होती है तो ये अलग अलग देशों में पाई जाती है। श्रीलंका में भी काफी सारी माइंस थी पहले जो बंद हो गई, अभी खत्म हो गया, माल ही नहीं निकलता उसके अंदर से, तो माइंसों में माल ही नहीं बचा अभी। तो वो ऐसा माल था, वो नहीं था पुष्पा मूवी के अंदर लाल चंदन, तो वो लाल चंदन था वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो 3-4 लाख का परचेज थी उनकी, और उन्होंने 10-12 लाख का उसको बेच दिया। भाई 10-12 लाख, 3-4 लाख की परचेज 12 लाख में बेचना, 8 लाख का फायदा, अलग लेवल बात है। 8 लाख रुपए 2004-5, सोचो। मैंने कहा यार तगड़ा। बोले वो भैया क्या मानोगे आप? चलो वो छोड़ो, आज तो छोड़ो। उस बंदे ने हमारे सामने वो सेट, हमारे सामने, हमसे 12 लाख में लिया, हमारे सामने बॉम्बे के किसी कस्टमर को 55 लाख में बेचा है। बोलो आप, हमारे सामने सामने बेचा फोन पे, बोलो। सेम सेट हमसे 12 लाख में लेके, तो उनको 12 लाख बेच के बहुत खुशी थी। दुख खतरनाक था कि ऐसे कस्टमर डायरेक्ट मेरे पास क्यों नहीं है। अरे शौकीन लोग होते बहुत, जिनके पास पैसे उनके पास बहुत है, बहुत है बहुत। वो ये सोचते खर्च का करे कहाँ, क्या करे इस पैसे का, ऐसे हैं लोग। हाँ है ही, मतलब ऐसी क्या बात है। तो ठीक है भैया, शौकीन होते हैं 55 लाख। अच्छा सुनो, उसकी आज की कीमत वो बता रहे थे, बोले 7-8 करोड़ रुपए की कीमत है उसकी। हाँ उस सेट की, एक सेट की, क्योंकि वो वैल्यूएबल स्टोन है, वो मिलता ही नहीं है, बंद हो गया, विलुप्त हो गई चीज, एक्सटिंक्ट हो गई। जैसे अब आज पेट्रोल डीजल है, अब कल को मान लो 50 साल 60 साल बाद पेट्रोल डीजल लेबोरेटरी में रखे जाएंगे, दिखाएंगे आपको ऐसे म्यूजियम में कि देखो ऐसे पेट्रोल होता था जी, देखो ऐसे दिखता था पेट्रोल, डीजल ऐसा दिखता था जी। खत्म हो जाएगा जब तो यही है ना फिर। अभी अभी तो है, तो अभी अपन यूज कर रहे हैं, पर अभी ईवी की तरफ शिफ्ट होने के बाद क्या पता बच जाए, सस्टेन कर पाए इतना। पर तो कलेक्टिबल चीजों की वैल्यू होती है, तो उसकी कॉस्ट भी अलग हुई होती है, और उसकी एनआरवी भी सबकी अलग अलग होती है। सबकी कॉस्ट एक जैसी नहीं होती, सबकी एनआरवी एक जैसी नहीं होती। तो जब माल अलग अलग है तो सबको कंपेयर भी अलग अलग करना पड़ता है, कंपेयर भी आइटम वाइज करना पड़ता है, कमोन कंपेयर भी आइटम वाइज करना पड़ता है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि सुरेखा जो है ना जी, ये 3 प्रोडक्ट में डील करता है, एक तो पी, एक क्यू और एक आर। पी, क्यू और आर। पी की भी कॉस्ट दी हुई है आपके पास में, ठीक है, और क्यू की दी हुई है, आर की दी हुई है, पी क्यू आर के एनआरवी भी दी हुई है। सर ये है क्या, जो ये गुड्स हम परचेज करके लेके आए थे उसकी कॉस्ट इन्होंने बता रहा है, या जो गुड्स परचेज करके लाने के बाद बच गए उसकी कॉस्ट इन्होंने बता रहा है? परचेज करने के लाने के बाद जो बच गए, लिखा है ना एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ आइटम ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो, ठीक है। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताइए सर टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, कम टोटल कॉस्ट बताना कितनी आ रही है? अरे बताओ ना यार, कैलकुलेटर भाई, कम ऑन, क्या कर रहे हो, स्टोरी में खो गए तुम हीरे पन्ने की। चलो फटाफट। 84, एनआरवी कितनी आ रही है? अरे बोलो यार। 85, कॉस्ट कितनी है? 84, एनआरवी कितनी है? 85, विच इज लोअर, विच इज लोअर, तो 84 वैल्यू कर दूं? अरे बोलो। अरे सर अभी तो सिखाया था, जब सारी चीजें ही अलग अलग है, सभी की कॉस्ट अलग अलग है, एनआरवी अलग अलग, आइटम ही अलग अलग है। चलो कॉस्ट अलग हो सकती है, एनआरवी अलग हो सकती है सर, कम ऑन, तीनों आइटम ही अलग है, बोलो। पी आइटम अलग है, क्यू आइटम अलग है, आर अलग ही आइटम है, ठीक है, अलग अलग नेचर के आइटम है, समोन। तो यहाँ पे हम साथ में एक साथ कॉस्ट और एक साथ एनआरवी निकाल के कंपेयर नहीं कर सकते। हेलो, ऐसा क्वेश्चन मेरे सीए फाइनल में आया था 5 नंबर का।
बोलो। हाँ बोलो। हाँ ऐसा क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, 5 नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 खुद कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि सर आप आइटम वाइज कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर करो, टोटल मत करो। कैसे करो जी? आइटम वाइज, टोटल करके कंपेयर मत करो। तो ठीक है, टोटल करके कंपेयर नहीं करूंगा, अब अलग अलग कंपेयर करवाओ। 38 और 42 विच एवर इज लोअर? 38। 29 29 विच इज लोअर? 29। 17 और 14 विच इज लोअर? 14। गिनो कितना आ रहा? 81 आ रहा है क्या सर? तो वैल्यूएशन कितनी हो गई आपके स्टॉक की ओवरऑल? 81। क्या हो गई जी? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितनी हो गई? 81। कुछ समझ में आया? साथ में टोटल करके कंपेयर नहीं करेंगे, आइटम वाइज कंपेयर करेंगे, क्योंकि सारे आइटम ही अलग अलग है, इनकी आइडेंटिटी ही अलग अलग है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, स्पेसिफिक आइटम्स हैं इसलिए सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है, तो उनको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उनका अलग अलग कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि आइटम अलग अलग है। हाँ एक ही जैसा चीज होती तो उसके लिए ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लगता। जैसे मान लो कि मेरे तो मार्बल काम है और एक ही मार्बल लाता हूं, कभी किस दाम में लाता हूं कभी किस दाम में लाता हूं, पर चीज एक ही है साहब, तो वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लगेगा। हेलो, मान लो जी मेरे तो धान का काम है, मैं तो गेहूं परचेज करता हूं जी, उसके बाद मैं वो पैकिंग वैकिंग परचेज करता हूं, पैकिंग वैकिंग से साथ ही बेचता हूं, ट्रेडिंग करता हूं मैं, तो मान लो जी, तो गेहूं ही है मेरी फैक्ट्री में, तो वहां पे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड नहीं लगेगा। चाहे मैंने कल गेहूं किस भाव में लिया, आज गेहूं किस भाव में लिया, तो भी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं लगेगा। कुछ समझ में आया क्या? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब लगेगा? जब इन्वेंट्रीज अलग अलग तरीके की होगी। तो देखो आंसर देख करते हैं क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, अरे बोलो भाई। श्योर? अब देखो इसकी 1 मिनट थ्योरी पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आने का कोई चांस ही नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। बोले प्राइसिंग अंडर दिस मेथड इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। जैसे जैसे माल बिकता आता है उस पर डिपेंड करता है कि जो नहीं बिका है उसकी कॉस्ट और उसकी एनआरवी क्या है, उसको फिर कंपेयर करके हम वैल्यूएशन निकालते हैं। इट एट्रीब्यूट्स स्पेसिफिक कॉस्ट टू द आइडेंटिफाइड गुड्स, क्योंकि गुड्स ही अलग अलग है, and require keeping different lot purchased separately to identify the lot out of which unit in inventories are left। ठीक है। The historical cost of such specific purpose inventory may be determined on the basis of their specific purchase price। क्योंकि सर सबकी पता है मेरे को कि भाई स्पेसिफिक परचेज तेरी अलग है भैया पी, तेरी स्पेसिफिक परचेज क्यों अलग है, आपकी अलग है जी आर, सबकी अलग अलग स्पेसिफिक परचेज प्राइस है। दिस मेथड is generally used to ascertain the cost of inventories of items that are not ordinarily interchangeable and their value is high like expensive medical equipment, otherwise it require, please ma'am, please 1 minute ma'am, otherwise it require the use of FIFO or weighted average। ये क्या कह रहा है समझना, ये कह रहा है कि ये ऐसे आइटम होते हैं जो आपस में इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब P और Q और R तीनों आइटम अलग अलग हैं, P की जगह Q यूज नहीं कर सकते, Q की जगह R का यूज नहीं कर सकते और R की जगह P का यूज नहीं कर सकते, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, अलग अलग आइटम है। इसी को तुम क्या कहते हैं सर? इसीलिए तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। इसीलिए क्या लगा रहे हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर?